हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के महामर्जर के बारे में। इसको लेकर के आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को कुछ रिलीफ दिया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या करंट प्राइस पे आपको एचडीएफसी बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बारे में बात करें तो पिछले साल अप्रैल में पहली बार इस बात की अनाउंसमेंट की गई थी। तो ये मर्जर किया क्यों जा रहा है इसको लेकर के मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप उनको देख सकते हैं। तो आज की जो डिस्कशन है वो हम मर्जर का जो करंट स्टेटस है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो मर्जर है ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक कमर्शियल बैंक है और एचडीएफसी लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, तो दोनों के लिए जो रूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसको लेकर के एचडीएफसी बैंक काफी नर्वस था और इन्होंने आरबीआई से गुहार लगाई थी कि भाई हमारे को कुछ रिलीफ दिए जाए ताकि हम इस मर्जर के बाद सेटल हो पाए। तो अब आरबीआई ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है और उन्होंने कुछ बातों पर जो एचडीएफसी बैंक है उनको रिलीफ दिया है, लेकिन कुछ बातों पे उन्होंने बोला है कि कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो इन सभी को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर इस मर्जर की बात की जाए तो इसको महामर्जर इसलिए बोला जा रहा है। अगर आप देखेंगे आज की डेट में जो एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 132 बिलियन डॉलर के आसपास है और एचडीएफसी लिमिटेड का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 62 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो ये दोनों कंपनीज आज की डेट में मर्ज हो जाती है तो इनका जो कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो लगभग 193 194 बिलियन डॉलर के आसपास होगा। और आप देख सकते हैं कि आज की डेट में जो सबसे बड़ी कंपनी है भारत की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिनका की मार्केट कैपिटलाइजेशन 194 बिलियन के आसपास है। तो इस मर्जर के बाद हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक नंबर वन कंपनी बन जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और अब अगर हम बात करें कि भाई कौन कौन से रिलीफ दिए हैं आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को, तो सबसे पहला रिलीफ दिया गया है पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी जो सेक्टर की लेंडिंग होती है उसको लेकर के। आपको शायद पता होगा कि आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से कोई भी कमर्शियल बैंक होता है जो भारत का, उसको 40% जो अपनी लेंडिंग है वो प्रायोरिटी सेक्टर में करनी होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर। तो इस 40% में से लगभग 18% एग्रीकल्चर लोन देने होते हैं। इसके अलावा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, एजुकेशन सेक्टर, हाउसिंग, एक्सपोर्ट क्रेडिट और जो दूसरे आरबीआई के द्वारा आइडेंटिफाइड सेक्टर होते हैं उनमें इनको अपने 40% लेंडिंग करनी होती है। और ये पीएसएल नॉर्म्स इसलिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि ओवरऑल जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में सेक्टर है उनको भी फाइनेंशियल एक्सेस मिल सके और उनकी भी ग्रोथ हो सके। इसके अलावा आरबीआई मॉनिटर करता है कि अगर कोई भी बैंक पीएसएल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है। और इसके अलावा एक तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फायदा करता है कि भाई हर सेक्टर को क्रेडिट मिलता है और वो भी ग्रो कर पाते हैं। इसके अलावा बैंकों को भी ये फायदा देता है क्योंकि वो अपने जो रिस्क है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं मल्टीपल सेक्टर मल्टीपल कस्टमर्स को। हालांकि बैंक्स जो होते हैं इसको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ज्यादातर जो प्रायोरिटी सेक्टर के लोन होते हैं वहां पे आपको कंसेशनल रेट पे लोन देना होता है। इसके अलावा ये रिस्की लोन्स होते हैं, जैसे कि अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो एग्रीकल्चर वाले जो लोन है वो काफी हद तक बेड डेट हो सकते हैं, एनपीए हो सकते हैं। तो ये वाले रिस्क रहते हैं, तो इसलिए बैंक नहीं चाहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा ये एक्सपोजर ले। तो एचडीएफसी बैंक भी परेशान था कि भाई अगर पहले दिन जो मर्जर होगा उसकी जो भी इफेक्टिव डेट होगी अगर उनको ये 40% के नॉर्म को फॉलो करना पड़ेगा तो ये बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे क्योंकि 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जो एचडीएफसी लिमिटेड की बुक है। और आज की डेट में क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड एक एनबीएफसी है, कमर्शियल बैंक नहीं है, तो इनको ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाली जो नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए अगर ये मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक को फॉलो करना पड़ता तो इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें आ सकती थी। लेकिन आरबीआई ने अब क्लैरिफाई किया है कि जब भी मर्जर की डेट होगी उस दिन जितने भी एचडीएफसी लिमिटेड के आउटस्टैंडिंग लोन होंगे उनके 1/3 को ही आपको
प्रायोरिटी सेक्टर वाले नॉर्म्स के लिए कंसीडर करना होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए 1 जुलाई को ये मर्जर होता है, तो 1 जुलाई को मान लीजिए कि 7 लाख करोड़ रुपए के लोन है, तो इसका जो 1/3 होगा उसका सिर्फ 40% इनको प्रायोरिटी सेक्टर में लैंड करना पड़ेगा पहले 12 महीने में। उसके बाद जो बाकी का 2/3 है, वो अगले 2 सालों में इनको इक्वली प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो इमीडिएटली प्रेशर नहीं पड़ेगा कि प्रायोरिटी सेक्टर में बहुत तेजी से लोन बांटे, धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं, और इससे एनालिस्ट मान रहे हैं कि इनके जो शेयर प्राइस है उसको काफी पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा ये। तो पहले 12 महीने में इनको 1/3, और उसके बाद आने वाले 2 सालों में इनको बाकी का जो 2/3 है वो प्रायोरिटी सेक्टर में 40% लेंड करना पड़ेगा। तो इससे बैंक की नट शेल में जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये काफी अच्छी न्यूज है एचडीएफसी बैंक के लिए। इसके अलावा दूसरी क्लैरिफिकेशन आई है इनकी इंश्योरेंस सब्सिडरी को लेकर के, क्योंकि आपको पता होगा जो एचडीएफसी लिमिटेड है उनकी 48.65% की हिस्सेदारी है एचडीएफसी लाइफ में। और ऐसा माना जा रहा था कि इस मर्जर की वजह से शायद एचडीएफसी लाइफ में एचडीएफसी लिमिटेड को अपनी जो शेयर होल्डिंग है घटा करके 30% से नीचे लानी होगी। लेकिन अब आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि जो एचडीएफसी बैंक है वो इस मर्जर से पहले पहले जो 50% से ज्यादा की जो होल्डिंग है वो बढ़ा सकता है। यानी कि ये 50% से ज्यादा होल्डिंग कर सकते हैं, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो या एचडीएफसी एर्गो जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये एक अच्छी न्यूज है, और ये एचडीएफसी बैंक से भी ज्यादा एचडीएफसी लाइफ के लिए अच्छी न्यूज है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था शायद उनके शेयर बेचने होंगे एचडीएफसी लिमिटेड को, तो उनके ऊपर नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि मंडे को अगर ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा रहे तो एचडीएफसी लाइफ के शेयर में आप अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए देखें। इसके अलावा जो एचडीएफसी लिमिटेड की दूसरी इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर के भी आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है, क्योंकि आरबीआई का जो रेगुलेटरी स्टांस है वो ये बोलता है कि कोई भी बैंक जो है वो दूसरे सेक्टर की कंपनीज को प्रमोट नहीं कर सकता, और कोई भी जो लेंडिंग एक्टिविटी है वो बैंक के द्वारा ही की जानी चाहिए। तो आपको पता होगा जो एचडीएफसी लिमिटेड है उनका स्टेक है एचडीएफसी एजुकेशन और डेवलपमेंट सर्विसेज में, जो कि भारत में 3 एजुकेशन स्कूल्स ऑपरेट करते हैं, जैसे कि गुड़गांव में इनका एक स्कूल है, और ओवरऑल इनके 4000 स्टूडेंट्स हैं। तो ये 2 साल तक इसमें जो स्टेक है वो होल्ड कर पाएंगे एचडीएफसी बैंक। हालांकि 2 साल के अंदर अंदर इनको जो पूरा स्टेक है वो हटाना पड़ेगा, यानी कि बेचना पड़ेगा, बट इनिशियली जो प्रेशर था वो हट गया है। इसके अलावा जो एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो कि हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग करती है, जिनकी की लगभग 10,000 करोड़ की बुक है, और ये पूरी तरह से एचडीएफसी लिमिटेड के द्वारा ओन की जाती है। यहाँ पर भी एचडीएफसी जो बैंक है वो एचडीएफसी लिमिटेड की मर्जर के बाद ओनरशिप को रख पाएगा। हालांकि ये नए कस्टमर को ऑन बोर्ड नहीं कर पाएंगे जब तक कि अपनी जो हिस्सेदारी है उसको 10% से कम नहीं कर देते आने वाले 2 सालों में। तो अभी तक तो हमने सभी पॉजिटिव खबरों की बात करी, लेकिन अगर हम अब कुछ नेगेटिव चीजों की बात करें, तो एक खराब ये न्यूज है कि आरबीआई ने बोला है कि जो सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और लिक्विडिटी कवरेज रेशो होती है, वो बैंक को पहले दिन जो मर्जर होगा उस दिन से मेंटेन करनी पड़ेगी। आज की डेट में एचडीएफसी लिमिटेड को ये रेशो मेंटेन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो एनबीएफसी की तरह ऑपरेट करते हैं, वो डिपॉजिट नहीं उठाते हैं रिटेल कस्टमर वगैरह से, तो इसलिए उनके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मर्जर होगा तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो एचडीएफसी बैंक को पूरी करनी पड़ेंगी। जैसे कि 4.5% की सीआरआर मेंटेन करनी पड़ती है, 18% की एसएलआर। तो ये रिक्वायरमेंट मर्ज्ड एंटिटी पे भी लागू होंगी। तो सीआरआर क्या होती है? सीआरआर मतलब कि जो बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक, उनको आरबीआई के पास 4.5% जो अपने डिपॉजिट का होता है वो रखना पड़ता है, और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, यानी कि ये इनके लिए नुकसानदायक चीज होती है। और एसएलआर जो होती है, मतलब कि उनको ये पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ता है 18% के आसपास। तो एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई से रिलीफ मांगा था कि भाई हमारे को ये लागू मत कीजिए, क्योंकि आज की डेट में जो एचडीएफसी लिमिटेड है उनके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। लेकिन आरबीआई ने इसको मना कर दिया है, और ये जो कंडीशन है पहले दिन से एप्लीकेबल होंगी। तो ये क्या काफी ज्यादा बुरी खबर है। तो अभी के लिए जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और जो सब्सिडरी जैसे एचडीएफसी लाइफ वगैरह को लेकर के जो रिलीफ आए हैं वो बड़े रिलीफ हैं। तो इससे जो कंबाइंड एंटिटी की जो ये रेशियो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है ये इतनी ज्यादा चिंताजनक नहीं है। इसके अलावा रॉयटर्स ने पिछले वीक
ये रिपोर्ट किया था कि जो ये हाउसिंग फाइनेंशियर है, इन्होंने एडिक्वेट लिक्विडिटी मेंटेन कर लिया, रेज कर लिया, जिससे कि ये जो रेशो की रिक्वायरमेंट है उसको मर्जर के बाद पूरा कर पाएंगे। तो अभी के लिए ऐसा नहीं लगता, और बैंक का भी कहना है कि जैसे 18% की एसएलआर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये 24 से 25% पे रखते हैं, तो ये पूरी तरह से इसको आराम से मीट कर पाएंगे। और अब अगर बात की जाए कि भई अगर हमने एचडीएफसी लिमिटेड से कोई होम लोन ले रखा है, जब वो एंटिटी मर्ज हो जाएगी एचडीएफसी बैंक के साथ, तो हमारे होम लोन के इंटरेस्ट रेट में कोई प्रभाव पड़ेगा? तो डेफिनेटली जो एचडीएफसी बैंक है, उनको जो एचडीएफसी के सभी रिटेल और स्मॉल बिजनेस के बोरोवर्स के जो लोन्स हैं, उनको एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसे कि रेपो रेट वगैरह के साथ लिंक करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स ऑफ द मर्जर। यानी कि जैसे 1 जुलाई को अगर मर्जर होता है, तो 1 जनवरी 2024 तक ये जो रेट्स हैं उसको एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक करना पड़ेगा। आज की डेट में जो एचडीएफसी लिमिटेड है, वो इनका जो रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट होता है उसके हिसाब से अपने लोन को लिंक करता है। तो इससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि जो एचडीएफसी बैंक के लीडरशिप है, उन्होंने बोला है कि ये अपने जो लोन्स हैं उनको कॉम्पिटिटिव रखेंगे, और 6 महीने के अंदर अंदर जो भी इनके कस्टमर हैं उनको ऑप्शन देंगे कि भाई या तो वो जो एक्सटर्नल बेंचमार्क रिलेटेड जो लोन्स हैं उसके साथ वो लिंक कर लें, या कुछ मार्जिनल जो एमसीएलआर रेट पे उनको दी जाएगी। तो ओवरऑल वो कह रहे हैं कि हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे कस्टमर को इसका नुकसान ना हो, नहीं तो वो कभी भी लोन बंद करके दूसरे बैंक के पास जा सकते हैं। तो ये स्पेस देखना पड़ेगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि एचडीएफसी बैंक बहुत केयरफुली ध्यान रखेगा कि उनके कस्टमर को ज्यादा परेशानी ना हो इस वजह से। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें एचडीएफसी बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो 3 साल में 82% की बढ़िया रिटर्न है। पिछले 1 साल में भी लगभग 22% की रिटर्न दी है। हालांकि 1 जनवरी 2023 से इन्होंने सिर्फ 0.25% की रिटर्न दी है। और जब इनके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, उसके बाद अगर आप ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट देखेंगे, तो मिनिमम 1920 से लेकर के मैक्सिमम 2050 रुपए तक के टारगेट दिए गए हैं। तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली इनका शेयर लेने लायक बनता है। और टिकर टेप के प्रोडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से भी 1960 रुपए के आसपास का एवरेज प्राइस है, हायर साइड पे 2200 और लोअर साइड पे 1642। तो लास्ट क्लोजिंग जो 1675 रुपए पे हुई है, उस हिसाब से तो इनका शेयर अंडर वैल्यूड है, और जो ये न्यूज आई है पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि मर्जर ओवरऑल बैंक के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको जिस क्वांटिटी में शेयर रखना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि इनका शेयर आपको लगभग 15 से 30% की रिटर्न आने वाले 1 से 2 साल में दे सकता है। इसके अलावा अगर हम इनके फंडामेंटल को देखें, तो ये 9,34,000 करोड़ रुपए के हिसाब से भारत की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, और मर्जर के बाद तो हो सकता है कि ये टॉप कंपनी बन जाए। पी रेशो पीबी रेशो थोड़ी सी हायर साइड पे है अगर हम एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक वगैरह से कंपेयर करें, बट डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक की अपना जो प्रेस्टीज है, तो उस वजह से ये थोड़ी बहुत पी पीबी ज्यादा भी रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशन यहाँ पे हाई लगता है कंपैरेटिव टू दूसरे बैंक, लेकिन ये मर्जर की न्यूज इनके लिए काफी पॉजिटिव हो सकती है। अदरवाइज ये बहुत ही सेफ बैंक है, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपोजर मेरे हिसाब से जरूर इस बैंक में रखना चाहिए। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।